हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें अपन पढ़ेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल एवं बल आघूर्ण। आपके पास कोई समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई छड़ चुंबक अपन ने रख रखा है। ये जो छड़ चुंबक है इसकी विभिन्न स्थितियां होंगी, कौन कौन सी स्थितियों के ऊपर बल और बल आघूर्ण कितना होगा ये सब अपन कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक चुंबक है, उसका उत्तरी ध्रुव मैंने इस तरफ रखा है, और ये कोई एक दूसरा चुंबक है, उसका दक्षिणी ध्रुव अपन ने इस तरफ रखा है। तो आप जानते हैं कि दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों ध्रुवों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता अपन समान लेकर के चल रहे हैं। तो ये आपके पास समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी वैल्यू जो है उसको अपन बी लिख लेते हैं, बी वेक्टर। इसकी जो दिशा है वो अपने यहाँ पे तीर के निशान के द्वारा इंगित कर रखी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है। इसके अंदर ये एक छड़ चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव अपन ने ऊपर और दक्षिणी ध्रुव है वो अपन ने नीचे की तरफ रख रखा है। और ये जो चुंबक है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के कोण के ऊपर रखा हुआ है। ये जो थीटा डिग्री का कोण है इसको अपन विभिन्न स्थितियों के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये मैग्नेट रखा हुआ है, यदि अपन इसको इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर कर देंगे तो ये जो कोण है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे इस थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी और एक विशेष स्थिति के ऊपर ये जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद में यदि आप इसे और रोटेट करेंगे तो ये जो थीटा डिग्री का एंगल है वो इस परिस्थिति में आकर के घूम करके आपके पास 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इन विभिन्न स्थितियों के द्वारा अपन इस छड़ चुंबक के ऊपर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि एकांक ध्रुव के ऊपर लगने वाला जो बल F है, तो यहाँ पे जो चुंबक आपने ले रखा है उसके दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है उसको अपन ने स्मॉल कहा, m कहा है, और इसकी जो प्रभावी लंबाई है उसको अपन ने L कह दिया है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ विशेष कोण थीटा डिग्री के ऊपर इसे रखा गया है। तो इसका जो उत्तरी ध्रुव है इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा mb, F बराबर mb ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। और ठीक इसी प्रकार से इसका जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता m है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। तो इस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लगने वाला जो बल होगा उसका परिमाण भी mb होगा, लेकिन यहाँ पे जो बल की दिशा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। यानी कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि ये जो अपना छड़ चुंबक रखा हुआ है थीटा डिग्री के कोण के ऊपर, इसके उत्तरी ध्रुव के ऊपर mb और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भी mb समान परिमाण का बल लग रहा है और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। इसलिए परिणामी बल की यदि अपन बात करें, टोटल फोर्स की यदि बात करें, तो समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण कुल बल 0 हो जाएगा। अब ये जो दोनों बल हैं उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। मान लीजिए इस तरीके से ये जो आपका मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ वाला बल इस तरफ खींचेगा, दूसरे वाला बल इस तरफ खींचेगा, तो ये जो चुंबक है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, जिसे अपन बल आघूर्ण कहेंगे। बल आघूर्ण लगेगा। इस परिस्थिति पर आने के बाद में ये जो दोनों बल हैं वो विपरीत दिशा में लगेंगे। परिणाम स्वरूप अब जो चुंबक है वो किसी भी दिशा में नहीं घूमेगा, क्योंकि इस किनारे के ऊपर बल इधर खींच रहा है और दूसरे किनारे के ऊपर बल है वो दूसरी तरफ खींच रहा है। तो इस परिस्थिति में इसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो भी 0 हो जाएगा, और इस परिस्थिति को अपन स्थायी संतुलन की स्थिति कहेंगे। चलिए पहले अपन इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं, क्या अपने को दे रखा है और बल की वैल्यू है वो 0 क्यों हो जाती है। अपन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर अपन ने इसके पैराग्राफ में लिखा है
कि माना एक छड़ चुंबक जिसका नाम NS है और उसकी ध्रुव प्रबलता यानी प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M एवं प्रभावी लंबाई L है। जो सामान्य चीज़ें आपको दे रखी हैं वो अपन ने लिख दी हैं। इसे यानी इस छड़ चुंबक को समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में थीटा कोण पर रखा गया है। ये समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है और इसकी एक विशेष स्थिति जहाँ पे एंगल है वो थीटा है। ये थीटा कोण किसके बीच में है? ये थीटा कोण यहाँ पर इस छड़ चुंबक का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा कैपिटल M, और वो जो कैपिटल M है उसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण लगेगा, ये कैपिटल M। तो ये जो कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों के बीच का कोण थीटा अपने को लगा रखा है अपन ने, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रत्येक ध्रुव पर बल कितना लगेगा? प्रत्येक ध्रुव पर बल MB लगेगा, MB लग रहा है, जो विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों ध्रुवों के ऊपर लगने वाला बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण छड़ चुंबक पर परिणामी बल शून्य रहेगा। यदि केवल बल की बात करता है, एक ध्रुव के ऊपर बल की बात करता है तो MB, और पूरी छड़ चुंबक के ऊपर परिणामी बल की बात करता है तो 0 रहेगा। जब इन बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होती है, मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में ये जो दोनों बल हैं इनके बीच में कोई लंबवत दूरी आती है, ये MB यहाँ पे लग रहा है, ये MB यहाँ लग रहा है, तो ये जो यहाँ पे लंबवत दूरी है ये बताती है कि इन दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है। अगर ये जो छड़ चुंबक है वो यदि इस चुंबक के क्षेत्र के अंदर कुछ इस तरीके से रखा होता तो यहाँ पे लगने वाला बल इस दिशा में और यहाँ पे लगने वाला बल इस दिशा में, तो जब दोनों बल एक ही रेखा के ऊपर लग रहे हों तो उसे अपन क्रिया रेखा की एक ही स्थिति कहते हैं। परंतु इस स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो बल है वो यहाँ लग रहा है, दूसरे वाला बल है वो इसके दूसरे ध्रुव पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लंबवत दूरी है। तो वो जो बल है वो क्या करेगा, ये दोनों बल हैं वो इस वस्तु को इस तरीके से घूर्णन गति करवाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि जब इन ध्रुवों पर जो लगने वाले बल हैं उन बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होगी तब छड़ चुंबक के ऊपर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। छड़ चुंबक के ऊपर बल आघूर्ण टो लगता है और उस बल आघूर्ण के कारण छड़ चुंबक है वो घूर्णन गति करता है, रोटेट होने लगता है, किसी एक्स के ऊपर रोटेट होने लगता है। तो अब अपना अगला उद्देश्य है कि इस बल आघूर्ण का मान निकालना। तो बल आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि बल आघूर्ण की जो मान होता है वो बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है। किसी एक ध्रुव के ऊपर लगने वाला बल ले लीजिए, अभी आपने देखा है कि दोनों ध्रुवों के ऊपर बल का परिमाण तो समान है, तो एक ध्रुव के ऊपर लगने वाला बल ले लीजिए और बलों के बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए। तो ये जो लंबवत दूरी का कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये मान लीजिए आपके पास किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये आपने छड़ चुंबक रखा है। तो ये छड़ चुंबक रखा है तो ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने जैसा लिखा है कि ये इसकी प्रभावी लंबाई L है और ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पे लगने वाले बल की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे लगने वाला बल है वो विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इस S वाली भुजा को अपन थोड़ा आगे खींचेंगे और ये जो N वाला पॉइंट है यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा बनेगा, क्लियर है। और अगर ये वाला एंगल थीटा बनेगा तो ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, अपन जानते हैं कि इस L है वो इसका कर्ण हो गया और ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा है वो इसका लंब कहलाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी L साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो L साइन थीटा है वो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है, तो इसको अपन L साइन थीटा लिखेंगे। मैंने यहाँ पे B है वो गलत लिख दिया है क्योंकि अपन ने ये जो दूरी ले रखी है उसको अपन ने L लिखा है। तो ये अपने पास बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं।
जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास टॉ की वैल्यू क्या आएगी। आप एक चीज़ बताएं मेरे को कि ये जो अपने पास m है ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबवत दूरी है l, m इंटू एल क्या होता है सर, ये तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कैपिटल M लिख लेते हैं, b चुंबकीय क्षेत्र रह गया और यहाँ पे अपने पास साइन थीटा रह गया। यहाँ पे मैं रेफरेंस डाल देता हूँ कि चूंकि कैपिटल M है वो स्मॉल m और l लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। और यदि अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि साइन थीटा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, टो बराबर एम बी साइन थीटा कहेंगे या फिर टो बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहेंगे। ये इसका सदिश रूप हो जाता है, बल आघूर्ण का सदिश रूप हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में यदि इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण आपको निकालना है तो यहाँ तक अपने को इसमें पहुँचना होगा। ठीक है, अब अपन इसकी विशेष स्थितियों की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो m का जो मान है, क्योंकि ध्रुव प्रबलता वही रहना है, लंबाई है वो भी वही रहनी है, चुंबकीय क्षेत्र है वो भी वही रहना है। यदि आप इस चुंबक को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो केवल किसकी स्थिति बदलेगी, थीटा का मान बदलेगा। तो यदि थीटा का मान मैक्सिमम रखना है तो साइन थीटा का मान है वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम 1 होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति में। जैसा कि अभी अपन ने समझा है कि स्थायी संतुलन का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के जब ये समांतर हो जाएगा उस समय इसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम का मतलब है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे स्किप करके और विशेष स्थितियाँ लिख देता हूँ। विशेष स्थितियाँ, ये जो विशेष स्थितियाँ हैं इनमें पहला केस जो है वो अपने पास हो जाएगा कि m पैरेलल है b के, m वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं और इस स्थिति में थीटा का मान है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और ये 0 डिग्री होने पर साइन थीटा का जो मान है, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और इस केस में टो की जो वैल्यू है बल आघूर्ण का मान है वो 0 होगा। दूसरा केस अपन पढ़ते हैं, तो दूसरे केस में अपन पढ़ते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं और ये लंबवत होने का मतलब ये जो थीटा है वो अपना हो जाता है कितने डिग्री, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा का मान यानी 90 डिग्री का मान आपके पास 1 हो जाएगा और इस केस में आपके पास जो टो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू एम बी हो जाएगी क्योंकि साइन थीटा की जगह तो अपन ने 1 रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से अपने को ये जो बल आघूर्ण है इसकी वैल्यू जो मिनिमम है और मैक्सिमम है वो भी अपने को समझना चाहिए। ये जो पहला केस है जिसमें टो का मान 0 है इसे अपन स्थायी संतुलन कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको अपने को लिखना चाहिए, स्थायी संतुलन अवस्था। कंप्लीट है, तो इसके साथ ही अपना जो बल आघूर्ण का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे इसी टॉपिक में एक दूसरा सब टॉपिक है जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है उसको भी क्लियर करते हैं। अपना अगला टॉपिक है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव या फिर आप कह सकते हैं छड़ चुंबक, उसको घुमाने में किया गया कार्य। इस तरीके से आपके पास कोई समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है जिसकी वैल्यू बी वेक्टर है और इसके अंदर ये कोई डाइपोल मैग्नेट है, उसको कुछ इस तरीके से रखा गया है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा डिग्री का कोण बना रहा है और आप जानते हैं कि इसके ऊपर पहला बल एम बी इस तरफ और इसके ऊपर एम बी इस तरफ और ये जो दोनों बल हैं वो इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप उसके बावजूद भी इस चुंबक को इस तरीके से ज़बरदस्ती पकड़ करके विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा वो अपने को इसके अंदर कैलकुलेट करना है,
क्योंकि आप जानते हैं कि इसके दोनों किनारों पर लगने वाला जो चुंबकीय बल एम बी है वो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा, और आप इसको चुंबकीय संरेखण के विपरीत यदि घुमाएंगे तो उसमें अपने को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अपने को उस कार्य की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए प्रारंभ में मैंने ये माना है कि अपन ये मान के चलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण के ऊपर इसे रखा गया है। उस एंगल को थीटा 1 कह देते हैं, और इसको आप घुमा करके थीटा 2 कोण तक ले जाना चाहते हैं। तो प्रारंभिक कोण थीटा 1 हो जाएगा, अंतिम कोण है वो थीटा 2 हो जाएगा। यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य अपने को निकालना है। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। लेकिन कार्य का मान बल इंटू विस्थापन है वो तो रेखीय स्थानांतरण में होता है, विस्थापन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेट है वो अपनी जगह से केवल घूर्णन गति कर रही है, और घूर्णन गति में जो किया गया कार्य है वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है बल इंटू कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन। कितने डिग्री का एंगल रोटेट होती है उसे अपन कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन से अपने को बल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अल्पांश थीटा कोण डी थीटा के अंदर विस्थापित करेंगे, और थीटा 1 से थीटा 2 की सीमा के बीच में इसका समाकलन कर देंगे, तो अपने पास टोटल कार्य हो जाएगा। चलिए पहले अपन इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण, यानी ये जो मैग्नेट है इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, इसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल, ध्रुव प्रबलता को जब स्मॉल एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा, जिसे अपन कैपिटल एम से लिखेंगे। तो वो अपन लेकर के चल रहे हैं कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण के छड़ चुंबक को बी तीव्रता के समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के ऊपर रखा गया है। तीन ही बातें हैं, चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और थीटा डिग्री का कोण बना हुआ है उसके ऊपर रखा गया है। अब अपने को निकालना क्या है, किया गया कार्य। कार्य निकालने के लिए अल्प विस्थापन लेना पड़ेगा। तो चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य हो जाएगा? अभी अपन ने चर्चा करी है कि कार्य की वैल्यू निकालने के लिए डी डब्ल्यू बराबर बल इंटू कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण, बल की जगह बल आघूर्ण अप्लाई करेंगे और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। तो अपने पास टाउ की वैल्यू पिछले डेरिवेशन में अभी अपन निकाल करके आए हैं, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। अब अपन इसको एक स्थिति, पहले वाली स्थिति ए बी जो थीटा 1 कोण बना रही है, और अंतिम स्थिति है वो ए डैश बी डैश जो थीटा 2 कोण बना रही है। तो ए बी स्थिति से प्रारंभ करके ए डैश बी डैश की स्थिति तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबक को ए बी स्थिति से ए डैश बी डैश तक घुमाने में कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य क्या करें, समाकलन कर दीजिए सर। जब समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ आपके पास एम बी साइन थीटा और डी थीटा है। कहाँ से घुमाना है? थीटा 1 से कहाँ तक घुमाना है? थीटा 2 तक घुमाना है। ठीक है, चलिए समाकलन कर दीजिए। कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन है? एम बी कांस्टेंट वैल्यू है, तो एम बी आपके पास बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, एम बी आ गया मेरे पास बाहर। और साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या तो इस माइनस को बाहर निकाल करके लिमिट ओपन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यदि आप इन लिमिट को इंटरचेंज करना चाहें, अपर लिमिट को नीचे और लोअर लिमिट को ऊपर लेना चाहें, तो फिर ये अगेन माइनस से गुणा हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, एम बी लिख लिया, और ये जो कॉस थीटा है इसका माइनस हटा के, और इसकी जो लिमिट है वो थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1 इंटरचेंज कर देता हूँ,
और जैसे ही अपन ये लिखेंगे, अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी एम बी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अब विशेष स्थितियों की बात करते हैं अपन। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ मतलब अक्सर अपन जब इसे प्रारंभ करेंगे इसको घुमाना, तो वो अपन इसकी माध्य स्थिति से घुमाना प्रारंभ करेंगे। तो पहला है साम्यावस्था से। साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब आप क्या समझेंगे? प्रारंभिक कोण जो थीटा 1 था वो आपके पास कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। इससे घुमाना है कितना? थीटा कोण, यानी अंतिम जो कोण थीटा 2 आपने लिया था वो थीटा 2 है। कोण थीटा तक घुमाने में कार्य, यानी प्रारंभिक कोण है वो अपने लिख दिया थीटा 1 का मान 0 डिग्री, और अंतिम कोण थीटा 2 है उसकी जगह लिख दिया अपन ने थीटा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा W बराबर एम बी, और पहले कोस 0 का मान, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा और इसका मान कॉस थीटा हो जाएगा। तो जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि साम्यावस्था से 45 डिग्री, साम्यावस्था से 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो साम्यावस्था का मतलब है थीटा 1 का मान अपन 0 डिग्री लेकर के चलेंगे। तो मोस्टली ये जो फॉर्मूला है वो ही उपयोग किया जाता है। अब दूसरी स्थिति ले लें, दूसरी स्थिति ले लें। कहाँ से? साम्यावस्था से। चलना शुरू कर दीजिए। तो साम्यावस्था का मतलब तो हो गया थीटा 1 का मान 0 डिग्री, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से चलना शुरू करें। कहाँ तक? लंबवत अवस्था तक, लंबवत स्थिति तक। तो लंबवत स्थिति तक का मतलब क्या हो गया? इसमें थीटा 2 का जो मान है वो आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में आपके पास W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर ये एम बी हो गया, ये मेरे पास 1 और कोस 0 का मान 1 माइनस कोस 90 का मान 0, सो दैट W बराबर आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा एम बी। ठीक है, तीसरा और ले लीजिए। क्या लिखेंगे तीसरी स्थिति में? साम्य अवस्था से 180 डिग्री ले लीजिए। तो साम्य अवस्था से 180 डिग्री लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? चलिए, साम्य अवस्था, ये विशेष स्थितियां हैं, ये परीक्षा में पूछे तो लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। से थीटा 2 बराबर 180 तक, तो W ये हो गया एम बी, और यहाँ हो गया आपके पास कोस 0 डिग्री और माइनस कोस 180 डिग्री। तो एम बी का तो एम बी रह गया, कोस 0 का मान 1 और माइनस लगेगा, कोस 180 का मान -1 होता है तो ये +1 लग जाएगा। सो दैट W इज इक्वल्स टू 2mb। क्लियर है? तो ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन इस टॉपिक को समझ सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही अपना ये जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो अपने बुक में दे रखे हैं। पहले अपन उनको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको केवल हिंट बताऊंगा, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को खुद सॉल्व करनी है। बहुत इजी पोर्शन है। चलिए देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। क्या कह रहा है कि एक दंड चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, तो यहाँ लिख लेनी चाहिए मुझे, L बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मीटर में बदल लूँ तो इसको अपन 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसको अपन 0.1 मीटर कह सकते हैं। और इसकी जो ध्रुव प्रबलता है जिसे अपन स्मॉल m से लिखते हैं वो आपको 25 एम्पियर मीटर दे रखी है। इसे चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री
कोण पर विक्षेपित करने के लिए चुंबकीय याम्योत्र से थीटा का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री तक विक्षेपित करने में उत्पन्न बल आघूर्ण कितना होगा, जबकि जो बी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो 0.4 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ml, तो इससे अपन कैलकुलेट कर लें। तो ये 25 और ये 0.1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2.5। और चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एम्पियर मीटर ये हो गया और लंबाई से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया मीटर से, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में बल आघूर्ण टो निकालना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है mb साइन थीटा। तो m का मान आपके पास 2.5 हो गया, b का मान आपको दे रखा है 0.4 10⁻⁻4 और साइन थीटा का मान आपको दे रखा है। साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.2 रहेगा, और जैसे ये 0.2 रहेगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और 10⁻⁻4 लग जाएगा। आप निकाल क्या रहे हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता है बल इंटू विस्थापन लंबवत दूरी, तो न्यूटन मीटर है वो इसका मात्रक लग जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 8। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैपिटल M से लिखते हैं। ये दे रखा है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में B का मान 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समांतर दिशा से, समांतर दिशा का मतलब हो गया θ1 = 0 डिग्री, ठीक है, से प्रति समांतर यानी विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो θ2 है वो आपको दे रखा है 180 डिग्री। तो इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, यानी W है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये जो स्थिति है वो विशेष स्थिति में अभी अपन ने पढ़ा है कि इस केस में जो W का फॉर्मूला होता है वो आपका 2mb हो जाता है। तो 2 की जगह मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगा। आप वापस फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, W = mb ब्रैकेट cos θ1 - cos θ2। cos θ1 की जगह 0 डिग्री, cos θ2 की जगह 180 डिग्री, और cos 180 का मान -1 होता है। तो 1 - -1 तो 1 + 1 तो वो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। m का मान आपको 5 दे रखा है और b का मान 0.2 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखें। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये 0.1 हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लग जाएगा। और निकालना क्या है, कार्य निकाल रहे हैं आप, तो कार्य का मात्रक जूल लग जाएगा। वेरी सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद में इसी प्रश्न कह रहा है दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में अपन प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है U = -mb cos θ, -mb cos θ। तो यदि आप पहले वाली निकाल रहे हैं तो θ1 लगा दीजिए। तो अब लिखें m का मान कितना है, 5 दे रखा है, b का मान कितना है, 0.2 दे रखा है, माइनस अपने को लगाना ही है, और cos θ का मान, cos θ कितना है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास -1 जूल हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाद की स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। तो बाद की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U2 = -mb cos θ2 लग जाएगा, और cos θ2 में -5, b का मान 0.2 और cos θ2 का मान 180 और cos 180 का मान -1।
तो माइनस माइनस +1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनकी स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव। और इवन ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में जो विद्युत द्विध्रुव दे रखा है 99% ये टॉपिक है उससे कोरिलेटेड है। तो इसलिए आप लोगों को दोनों टॉपिक्स को अब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए। आपको चैप्टर नंबर 1 का जो विद्युत द्विध्रुव है उसको भी इसके बाद में एक बार पुनः रिवाइज करना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो आप लोगों को समझ आ सके। इसके बाद अपन अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, पीछे के टॉपिक्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो करके, जिन्होंने हमारे पीछे के वीडियोज़ या पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो भी आगे के टॉपिक से हमें कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक है, जो भी आप हमें सजेशंस देना चाहते हैं, आप लोगों के सुझाव सम्माननीय हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो सुझाव हैं वो हमें ज़रूर लिखें। पूरा सिलेबस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इजी फिजिक्स बाय NK। थैंक यू सो मच।